अरे सुरेश, तुमने ये खबर देखी क्या? कौन सी खबर? ये इनकम टैक्स वाली। नहीं तो क्या हुआ? यार क्या सच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसा करता है? हमारे सारे खर्चों पर नजर रखता है। यार ये खबर पढ़कर तो ऐसे ही लगता है, लेकिन तुम परेशान क्यों? यार मैंने ना अभी एक महंगी घड़ी ली है। अच्छा, इसलिए परेशान हो? पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इनकम टैक्स को ये सब बातें बताता कौन है, हम कहाँ निवेश कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, ये खबर वहां तक पहुंचती कैसे है? मालती की परेशानी वाजिब है क्योंकि उसने महंगी घड़ी खरीदी है। उसका ये सवाल भी जायज़ है कि ये डिटेल आयकर विभाग को देता कौन है। दरअसल आयकर विभाग अब इस लॉजिक पर काम करता है कि कोई व्यक्ति अपनी कमाई तो छिपा सकता है, लेकिन अपने खर्च या निवेश को नहीं छिपा सकता। पिछले कुछ सालों में आयकर विभाग ने एक मैकेनिज्म यानी व्यवस्था बनाई है जिससे खर्च और निवेश पर नजर रखी जाती है। सवाल है कि आयकर विभाग हमारे किस लेन देन पर नजर रखता है। इसका जवाब है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन यानी कि बड़े खर्च और निवेश पर। इस व्यवस्था का नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन यानी कि SFT। इसके तहत विभिन्न तरह के लेन देन के लिए अलग अलग सीमा तय की गई है। इस सीमा से ज्यादा का लेन देन होने पर संबंधित इकाई इसकी जानकारी आयकर विभाग को देती है। अब बात आती है किसे और कब आयकर विभाग को वित्तीय लेन देन की जानकारी देनी होती है। पहला ट्रांजैक्शन बचत खाते से जुड़ा है। पूरे वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश बचत खाते में जमा या निकालने पर बैंक इसकी जानकारी आयकर विभाग को देता है। ये लेन देन चाहे एक खाते से हो या उससे ज्यादा खाते से। इसके अलावा कैश देकर 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा का डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर चेक बनाने की जानकारी भी दी जाती है। करंट अकाउंट यानी चालू खाते में 50 लाख रुपए या इससे ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर आयकर विभाग को जानकारी दी जाती है। एक वित्त वर्ष में 10 लाख या उससे ज्यादा की FD की जानकारी भी टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। कैश और डिजिटल दोनों मामलों में ये लागू होता है। चौथा ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड को लेकर है। 1 लाख या उससे ज्यादा का क्रेडिट कार्ड बिल कैश में या फिर 10 लाख या उससे ऊपर का बिल किसी दूसरे तरीके से भरने पर इसकी जानकारी आयकर विभाग को दी जाती है। पांचवा ट्रांजैक्शन मकान, फ्लैट और जमीन से जुड़ा है। अगर आप 30 लाख रुपए या उससे ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदते या बेचते हैं तो इसकी जानकारी देना प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार का काम है। 50 लाख से ज्यादा की प्रॉपर्टी खरीदने पर 1% TDS काटा जाता है। TDS कटौती की वजह से भी लेन देन की जानकारी विभाग के पास पहुंच जाती है। अगर कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में 10 लाख या उससे ज्यादा के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड या म्यूचुअल फंड खरीदता है तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को देना उस कंपनी या संस्थान की जिम्मेदारी है। सातवां ट्रांजैक्शन आम आदमी से जुड़ा है। मालती जैसे करोड़ों लोग इसके दायरे में आते हैं। किसी वस्तु या सेवा की खरीद के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा का नगद भुगतान करने पर संबंधित विक्रेता को इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है। उदाहरण के लिए आप ज्वेलरी खरीदते हैं और 2 लाख से ज्यादा की रकम कैश में देते हैं तो ये दुकानदार की जिम्मेदारी है कि वो इसकी जानकारी विभाग को दे। इसके अलावा 2 लाख रुपए से ऊपर के सभी लेन देन के लिए आपको पैन कार्ड भी देना होता है। रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज जो है, जो सब रजिस्ट्रार होता है, कहीं पर इंस्पेक्टर बोलते हैं उसको, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ स्टैंप्स बोलते हैं, स्टैंप अथॉरिटी जो है, रजिस्टरिंग अथॉरिटी जो है, वो आयकर विभाग को सूचना देती है। कोई भी प्रॉपर्टी जो 10 लाख से ऊपर की है, रजिस्ट्री हो रही है जिसकी, या उसकी स्टैंप वैल्यूएशन जो सेक्शन 50C इनकम टैक्स के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है, अगर वो उसकी वैल्यूएशन 30 लाख कर देती है तो उसकी सूचना उस सब रजिस्ट्रार को आयकर विभाग को देनी होती है। फॉर्म 61A के माध्यम से वो भरी जाती है। उसका एक ऐसा रूल 114 BBE के अंदर प्रोविजन दिया हुआ है। अब दूसरा जो मेथड है जहां से कैपिटल एसेट हुआ, ये तो है प्रॉपर्टी के बारे में बात। दूसरी है शेयर्स और म्यूचुअल फंड। शेयर्स और म्यूचुअल फंड भी कैपिटल एसेट माने गए हैं, उन पर भी कैपिटल गेन लगता है। जब उन पर कैपिटल गेन लगता है तो उनकी जो सूचना है वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जाती है। जितने भी हमारे ब्रोकर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं जिनके साथ हम शेयर्स के बारे में डीलिंग करते हैं, वो इसकी सूचना आयकर विभाग को देते हैं। पैन, मोबाइल नंबर और आधार से भी वित्तीय लेन देन की जानकारी आयकर विभाग तक पहुंचती है, क्योंकि करीब करीब हर बड़े लेन देन में इनका इस्तेमाल होता है। बैंक अकाउंट या डीमैट खाता खोलने, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए भी पैन की जरूरत है। अगर आपका बैंक जमा, इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड खरीद, रेस्टोरेंट, होटल या फॉरेन ट्रिप का बिल 50,000 रुपए से ज्यादा है तो भी पैन देना होता है।
सबसे जरूरी तो यह है कि कैश का ट्रांजैक्शन बिल्कुल मत कीजिए। 2 लाख रुपए से ऊपर अगर आप कैश निकालते हैं अपने सेविंग बैंक अकाउंट से, या 10 लाख रुपए से ज्यादा आप करंट अकाउंट से निकालते हैं, तो ये इसकी सूचना बैंकिंग अथॉरिटीज को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी होती है। दूसरा, आप जब भी कुछ खरीदें या बेचें उसकी आयकर को सूचना दें। जो भी मैकेनिज्म अवेलेबल है, जितनी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस आप करते हैं प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस से करें, और जो पेमेंट्स हैं या लेना या देना वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करें। उसको कोई किसी तरह का टैक्स अवॉइडेंस की कोशिश ना करें। अनडिस्क्लोज्ड इनकम जो है उसके अंदर अपनी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व मत कीजिए। अपना बिल्कुल सीधी जिंदगी जीजिए, सरकार को ईमानदारी से अपना टैक्स दीजिए। जो अपनी आयकर की रिटर्न है उसको आप समय पर भरें। इस साल की रिटर्न भी ड्यू हो चुकी है, शुरू हो गई है रिटर्न फाइल होनी, वो समय से अपनी रिटर्न भरें। अगर आप आयकर विभाग आयकर के सेक्शन 139 के अंदर आपकी रिक्वायरमेंट है इस रिटर्न को भरने की, तो आप भरिए। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपकी बिलो टैक्सेबल भी है तो भी मेरी पर्सनल सलाह ये होगी कि आप अपनी रिटर्न भरिए, क्योंकि ये रिटर्न की आपको बहुत जगह जरूरत पड़ती है। जब आप लोन लेने जाते हैं, किसी किस्म का वीजा लेने के लिए आप अप्लाई करते हैं, कुछ भी आपको करना हो, तो आयकर की रिटर्न एक बहुत बड़ा माध्यम है। आप अपनी आय को जिससे डिस्क्लोज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से मिलने वाला किराया 10,000 रुपए से ज्यादा है तो पैन देना होता है। करदाताओं की आमदनी पर नजर रखने का टीडीएस भी एक तरीका है। बैंक या पोस्ट ऑफिस में जमा रकम पर एक साल में 40,000 से ज्यादा ब्याज मिलने पर टीडीएस कटता है। इसी प्रकार प्रॉपर्टी खरीदने समेत अन्य मामलों में भी टीडीएस डिडक्ट होता है। इससे भी आयकर विभाग को आपकी कमाई के बारे में पता चल जाता है। टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीसीएस है बहुत जगहों पर। सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बहुत डिटेल में हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, अगर आप कोई कंपनी शेयर्स अलॉट करती है तो वहां फाइल करना होता है, तो वहां जितनी तरह की इंफॉर्मेशन एमसीए में फाइल होती हैं वो सब भी आयकर विभाग उसको ट्रैक करता है। देन सबसे जरूरी जीएसटी से पूरी इंफॉर्मेशन जो है आयकर के पास जाती है, पूरी इंफॉर्मेशन से। रजिस्ट्रार ऑफ प्रॉपर्टीज हम बात कर चुके हैं उसके बारे में। रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस और उनके नीचे जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब इंफॉर्मेशन देती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो आज 2018 के बाद से जो इंपॉर्टेंट जो डिपार्टमेंट बन गया वो है जीएसटी। आप जो भी लेन देन करते हैं, जब आप उस पर जीएसटी क्लेम करते हैं या जीएसटी जमा कराते हैं, तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन आयकर विभाग के पास जाती है। और एक और मैकेनिज्म है सरकार के पास साहब, वो है विसल ब्लोअर्स। लोग आपके बारे में, एक दूसरे के बारे में जो खबरें देते हैं, तो सरकार ने अपने विसल ब्लोअर्स भी छोड़े हुए हैं जो सरकार को बताते हैं कि कौन सी बड़ी ट्रांजैक्शन होने जा रही है या हो गई है। तो वो भी एक मैकेनिज्म है। और एक सरकार का अपना डिपार्टमेंट है साहब, उसका नाम है इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन विंग। तो जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है उसका काम है कि पूरा जो है सूचना तंत्र से इंफॉर्मेशंस को जुटाना, फिर उस पर अपना काम करना, फिर उसको एनालाइज करके आयकर विभाग को देना। और देन एक इन्वेस्टिगेशन विंग है जो सर्च करता है या सर्वे करता है। तो सर्च एंड सर्वे से भी इंफॉर्मेशन निकलती है एक दूसरे के बारे में। मतलब आप चाहें न चाहें, आपके हर बड़े लेन देन की खबर आयकर विभाग को है। लेकिन तब तक घबराने की जरूरत नहीं है जब तक आप अपने खर्च और निवेश को कमाई से जस्टिफाई कर सकते हैं। कमाई और खर्च में अंतर होने पर आयकर विभाग नोटिस थमा सकता है। वित्त वर्ष में किए गए सभी खर्च निवेश का ब्यौरा अपने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी एआईएस में मिल जाएगा, जिसे इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आयकर रिटर्न भरने से पहले एआईएस जरूर चेक करें ताकि आमदनी और खर्च या निवेश में कोई अंतर ना हो।